नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल सीरीज के साथ प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष, और वो है एनसीईआरटी की सीरीज। जो क्लास 6 से जो भी एनसीईआरटीज हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं, और जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके, तो उससे पहले कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, अपना छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम है नवीन तिवारी एंड आई एम ए मास्टर्स इन द हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आई क्वालिफाइड नेट ट्वाइस इन द सेम सब्जेक्ट, and I have a 15-year teaching experience in the field of civil service examination. And for some time in 2020, I have also been a part of the Unacademy as an educator. Okay, तो आपको मेरे अनुभव का संभवतः आपको लाभ भी मिलेगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. So the NCERT complete coverage series. Okay, तो first we shall cover class 6 NCERT. Okay, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि जो छठी क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखेंगे हम सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री और फिर सिविक्स वाला पार्ट. ओके, ईच लेक्चर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी ओनली. ये जो भी लेक्चर बनाए जा रहे हैं इसमें एनसीईआरटी को ही आधार माना गया है. ओके, तो इस हफ्ते आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे, इसलिए मैंने इसका शेड्यूल भी तैयार कर दिया है. पहला मिलेगा आपको वेडनेसडे को, दूसरा फ्राइडे को और तीसरा संडे को. ओके, तो जो पहला चैप्टर है 6 क्लास की ज्योग्राफी का, वो उस बुक का नाम है अर्थ आर हैबिटेट, और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन 3 यूनिट्स के बारे में. पहला है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, दूसरा है ग्लोब के बारे में जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, मोशंस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो गतियां हैं उसके बारे में, थोड़ा बहुत देखेंगे मैप्स के बारे में उसके आगे वाले लेक्चर्स में. ठीक है, तो आज हमारा ये 3 चैप्टर्स का हमारा लेक्चर रहेगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए. एक तो है यूनिवर्स के बारे में, सन, स्टार्स, तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको, सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड, सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल, पृथ्वी के बारे में, मून, एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड, इन सब के बारे में चैप्टर नंबर 1 में समझाया गया है. एक एक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो मैंने जो सीक्वेंस तैयार किया है हमको ज्योग्राफी के समझने में, सबसे पहले हम रखते हैं नंबर 1 पे यूनिवर्स को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है. और यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं. ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सीज लगभग 10⁻12 हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में. ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है लेकिन फिर भी. और उन्हीं में से एक है मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे को. ठीक है, और एक इसमें आता है सोलर सिस्टम, जो सन और बाकी अदर प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है. ठीक, तो इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, सबसे पहले उनको एलोबरेट करते हैं थोड़ा सा. सबसे पहले दिया गया है इसमें, देखिए सेलेस्टियल बॉडीज क्या हैं. सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात ऐसी बॉडीज जो हमें पृथ्वी से, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो देख सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में चक्कर काट रही हैं. ये सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, स्टार भी हो सकते हैं, प्लैनेट भी हो सकते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट भी हो सकती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नेचुरली हमारे ब्रह्मांड के चक्कर काट रही हैं उसे कहते हैं क्या, सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात खगोलीय पिंड. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज काफ़ी बड़ी और काफ़ी गर्म होती हैं और अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन वो खुद करती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए, जिसमें हम स्टार और सन को रख सकते हैं. लेकिन कुछ खगोलीय पिंड में ऐसी सुविधा नहीं है, जैसे कि प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड. इनमें ऊर्जा का कोई स्रोत मौजूद नहीं है, अर्थात ये इसके विहीन है. ठीक है, तो अगर हम सन को माने, सन भी एक तारा ही है और इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती है. ठीक है, लेकिन ये एक औसत आकार का तारा है. ठीक है, एक एवरेज साइज स्टार है सन. ओके, लेकिन इससे बड़े भी बहुत बड़े स्टार्स हैं, काफी बड़े, और सन से भी छोटे स्टार्स हो सकते हैं. ठीक है ना, होते भी हैं. तो सन ऑल्सो कंटिन्यूसली एमिट लाइट एंड एनर्जी, और अर्थ को मिलने वाली जो ऊर्जा है उसमें सन सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टर्म जो दिया हुआ है आपकी बुक में उसको कहते हैं हम कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन मतलब है तारामंडल से, अर्थात जब कुछ तारे 7-8 एक ग्रुप बना लेते हैं और एक फिक्स पैटर्न बना लेते हैं आकाश में, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, तारामंडल अर्थात कॉन्स्टलेशन. देखिए, व्हेन ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्स्टलेशन. और आसमान में इस प्रकार से कई प्रकार के पैटर्न
आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से कुछ के नाम भी पड़े हैं, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन। ये सब क्या है, तारामंडल के नाम हैं, और ज्योतिष विद्या में भी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका नाम हिंदी में कहा जाता है सप्तऋषि। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार से दिखाई पड़ता है आसमान में। ये देखिए, ये 7 तारों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये है क्या आपका उर्सा मेजर। और इसी प्रकार से अगर हम, ये देखिए मैं 7 स्टार और बनाता हूँ अलग अलग हिसाब से, ठीक है। और ये अगर मैं पैटर्न बनाऊं और इसको मैं ज्वाइन अगर कर दूं, ठीक है, तो ये जो पैटर्न बनेगा इसे कहते हैं हम क्या, ओरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओरियन। और ये रहा आपका उर्सा मेजर। तो इस प्रकार से तारे कई सारा पैटर्न बना लेते हैं और नीचे से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो ज्योतिष विद्या में भी इसकी काफी भूमिका रहती है। पाइसेस, मीन राशि, कुंभ राशि, इस प्रकार से इन तारों के पैटर्न के हिसाब से ज्योतिष में भी इसका प्रयोग किया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक स्टार बहुत खास है और उसका नाम है क्या, पोल स्टार। पोल स्टार इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ पोल से अगर हम देखेंगे तो हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है, नॉर्थ दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसका काफी महत्व भी है। और एंशिएंट टाइम में ये रास्ता भटकने वालों को एक पथ प्रदर्शक का काम करता था। और मान लीजिए कोई रास्ता भटक गया है रात में और अगर उसको ये तारा दिखाई दे रहा है तो कम से कम एक बात तो पक्की हो जाती थी कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन एंड इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड। In ancient time, it helps to determine the direction in night. So in this way, pole star having its own importance. आज भी आप इसको नॉर्थ दिशा में देख सकते हैं, हमेशा रहेगा। थोड़ा बात कर लेते हैं सन के बारे में। सन, इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखना चाहूंगा, फिलहाल इस बुक में तो नहीं दी गई है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। 1H2, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइंड हो रहे हैं मिलकर किसका निर्माण करने के लिए, ट्वाइस He4। और ऐसा होने पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा, जिसको हम 0n1 कह सकते हैं। और ये रहा क्या आपका हीलियम, इसको कहा गया है क्या, अल्फा पार्टिकल। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रक्रिया में दो पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइंड होते हैं टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस। और ऐसा होने पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सन में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और बाकी सभी स्टार्स में। दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाई दीज आर द इल्यूमिनेटिंग, ये क्या है, बिल्कुल लगातार ऊर्जा प्रदान करने वाली क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ओके, और सन जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में स्थित है। ये रहा उसका फिगर, ये रहा सन, और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं क्या, 8 ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। यही इसका क्या है, सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो फिलहाल 8 ग्रहों को जगह मिली हुई है जिसको हम ग्रह मानते हैं। लेकिन 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। लेकिन 2008 में ऐसा, सॉरी 2006 में ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट हुड से बाहर कर दिया, ठीक है। ये देखिए कुछ चीजें यहाँ पर मैं पहले बोल चुका था, यहाँ फिर से लिखी हुई हैं। द सोर्स ऑफ सन एंड स्टार आर न्यूक्लियर फ्यूजन इन विच टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस, ठीक है। प्लैनेट्स कितने हैं, 8 हैं। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था ये सारे। वर्ष 2006 में वर्ष 2006 में प्लूटो वॉज डीमोटेड फ्रॉम इट्स प्लैनेटहुड बाय एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और इसकी स्थापना संभवतः 1919 में हुई थी। तो किसको ग्रह हटाना है, किसको ग्रह बनाना है, जितनी भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सब पे निगरानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करता है। तो प्लूटो को एक किसका दर्जा दे दिया गया है अब, प्लूटो इज ड्वार्फ प्लैनेट। और उसने एक डेफिनेशन भी दी थी कि प्लैनेट किसको कहा जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि किसको डिफाइन करें प्लैनेट और किसको डिफाइन करें कि वो प्लैनेट नहीं है। तो छोटे से फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सन है और ये मैंने एक बनाया एक प्लैनेट जिसका अपना फिक्स ऑर्बिट है, इसी को मान लेते हैं क्या, नेपटून। और इससे बाहर मैं एक ऑर्बिट बनाने जा रहा हूँ, ये ऑर्बिट समझ लीजिए कि प्लूटो का है। फिलहाल इस फिगर में तो दिख रहा है कि प्लूटो ने नेपटून के ऑर्बिट का चक्कर काट लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। प्लूटो जो है वो नेपटून की कक्षा में प्रवेश कर जा रहा था। प्लूटो क्या कर रहा था, नेपटून की कक्षा में प्रवेश कर जा रहा था, अर्थात वो ऐसे घूम जा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लूटो अपनी फिक्स ऑर्बिट में ना घूमकर
ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लैनेट की ऑर्बिट के कक्षा में प्रवेश कर रहा है, अर्थात ये काम तो कोई आवारा ही कर सकता है, यानी कि एक वैगाबॉन्ड एलिमेंट। तो इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और न मालूम कितने खगोलीय पिंड ऐसे टहल रहे हैं कहाँ हमारे ब्रह्मांड में, तो प्लूटो को भी वही दर्जा दे दिया गया। अब प्लूटो को क्या कहा जाता है, एक क्षुद्र ग्रह अर्थात एक ड्वार्फ प्लैनेट या एक बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिटेल में जा सकते हैं आप। फिलहाल मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी और 2006 तक ये प्लैनेट रहा। ठीक, नेक्स्ट चीज दी है आपके बुक में, इसी छठी क्लास की किताब में, वो दिया है अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। कोई भी बता सकता है कि एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है, और उसका नाम है क्या, हमारी पृथ्वी। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ, वी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट किंगडम, बैक्टीरिया, रेप्टाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग जिसमें लाइफ है, वो किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से है। ठीक है, दूसरा जिक्र इसमें किया गया है अर्थ की शेप को लेकर। दोस्तों जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर हरगिज नहीं है। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल तो बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर है, उसका कोई भी सरफेस अनइवन नहीं है, लेकिन अर्थ के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अर्थ के शेप को नाम दिया गया है ऑब्लेट स्फेरॉइड, और इसको हम जियोइड भी कहते हैं। इसका मतलब जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारी इंक मिटा देता हूँ सबसे पहले तो, फिर आपको समझाता हूँ एक नया फिगर बनाकर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है जहां पर माउंटेन है, जहां पर प्लेन है, जहां पर प्लेट्यू भी है, जहां पर गड्ढे भी हो सकते हैं, और फिर से कोई पहाड़ आ सकता है। तो ये रहा हमारा पृथ्वी का सरफेस, जो पूरा क्या है, अनइवन है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर इसलिए भी नहीं है क्योंकि पोल्स में क्या है, वो थोड़ी धंसी हुई है, और इक्वेटर के पास थोड़ी बल्ज आउट है, अर्थात थोड़ी उभरी हुई है। तो ये जो शेप है अर्थ का, ये बहुत ही कैसा डिफॉर्म्ड शेप है ना। टेट्राहेड्रन थ्योरी के अनुसार अर्थ का जो शेप है काफी डिफॉर्म्ड है। तो इस शेप को नाम दिया गया है क्या, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसको हिंदी में कहते हैं मंडलाकार। क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, मंडलाकार। अर्थात कहीं पर धंसी हुई है, कहीं पर उभरी हुई है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि उसमें पानी भरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, और कहीं पर बड़े ऊंचे ऊंचे क्या हैं, पर्वत हैं। तो दिस शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्लेट स्फेरॉइड। हिंदी में कहा जाता है इसको मित्रों मंडलाकार। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की जो हायर स्टडीज में इसमें जाएंगे हम, ज्योग्राफी जब हम डिटेल में देखेंगे, तो इसको डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे कि ये शेप बना कैसे। ठीक है, इस एनसीईआरटी बुक में ये एक्सप्लेन इसमें फिलहाल नहीं किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें जो पानी मौजूद है, वो अर्थ के लगभग 72%, 71 पॉइंट समथिंग परसेंट में पानी मौजूद है, 3/4 पार्ट में, जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड से नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो इन्हीं सब खूबियों के कारण अर्थ की स्थिति क्या है, बिल्कुल एक यूनिक किस्म की है, एंड इट इज सपोज टू बी यूनिक प्लेनेट। आवर अर्थ, इट इज वेरी यूनिक। ओके, नेक्स्ट थिंग, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स सैटेलाइट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और उसका नाम है क्या, मून। सैटेलाइट कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्या, नेचुरल, और एक होता है क्या, आर्टिफिशियल, जो कि साइंटिस्ट के द्वारा भेजा जाता है ब्रह्मांड में कई चीजों का अन्वेषण करने, कई चीजों की खोज करने के लिए। ठीक है, फिलहाल मून के बारे में देख लेते हैं। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बाकी ग्रहों के तो कई सारे उपग्रह हैं, जैसे कि सैटर्न के सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी, इसके रिवॉल्यूशन की और रोटेशन की, इसके मोशन की। तो लाइक द अर्थ, मून ऑल्सो हैविंग टू काइंड ऑफ मोशन, वन इज रोटेशन एंड वन इज रिवॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो रोटेशन है और एक क्या है, रिवॉल्यूशन है। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के केस में क्या होता था, रोटेशन काफी फास्ट होता है, और 24 घंटे में अर्थ पूरा चक्कर काट लेती है अपने एक्सिस का। आगे के सेक्शन में देखेंगे अभी हम। और जो रिवॉल्यूशन करता है मून, ये कर लेता है लगभग 29 डेज में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है
कि अर्थ को काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसलिए उसको लगता है 365 दिन, और अर्थ मून को काफी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, इसलिए लगता है इसको लगभग 29 दिन, सॉरी 27 दिन लगता है इसमें। ठीक है, तो एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें देखने में मिलती है, वो ये कि मून का जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो लगभग एक समान है। तो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाई वी आर एबल टू सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। रिवॉल्यूशन का टाइम भी उतना ही है उसका, और रोटेशन का टाइम भी उतना ही है। बाकी समय जब वो आगे बढ़ता है तो पृथ्वी की छाया उस पर पड़ जाती है और हम मून को देख नहीं पाते, और जब मून दिखाई पड़ता है तो हमें उसका वही चेहरा नजर आता है जहां पर प्रकाश पड़ रहा होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ द मून इज ऑलमोस्ट सेम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस दैट व्हाई वी आर एबल टू सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव रिटन दैट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं उसके डायमीटर की। हर स्फेयर का डायमीटर होता है, तो मून का भी डायमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ, उसका एक चौथाई है। मून डज नॉट हैविंग अ लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस, वहां कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, और ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वन मोर थिंग वी शुड नो, जो कि इस बुक में नहीं समझाई गई है, कि जब अर्थ मून घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, तो अर्थ बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, समवेयर हेयर। इसका मतलब ये होगा कि मून कभी अर्थ के सबसे नजदीक होगा और कभी सबसे दूर होगा। जब सबसे नजदीक होगा तब उसको तो हम कहते हैं पेरिगी, यानी कि उपभू, और जब सबसे दूर होगा तब उसको हम कहते हैं एपोगी, यानी कि अपभू। आने वाली क्लासेस में इसको समझेंगे कि इन दोनों केस में दूरी क्या वेरी करती है, या 3,84,000 फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 3,84,000 किलोमीटर की जो दूरी है चंद्रमा की, वो एक एवरेज दूरी है, जबकि पेरिगी टाइम पे वो थोड़ा कम हो जाती होगी, और एपोकी के टाइम पे क्या हो जाती होगी, थोड़ी ज्यादा हो जाती होगी। इट डज नॉट कंसिस्ट वाटर एंड एयर, इट सरफेस इज ऑल्सो अनइवन, इसका सतह भी क्या है, काफी अनइवन है। सम पार्ट आर डिप्रेस्ड, कुछ पार्ट उसका धंसा हुआ है, एंड सम पार्ट्स आर राइज, एंड देयर आर माउंटेन ओवर इन द सरफेस। यहाँ तक कि चंद्रमा के सरफेस पे भी पृथ्वी की तरह क्या माउंटेन है, और कुछ सोर्स हमको ये भी बताते हैं कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले माउंटेन तो पृथ्वी से भी कुछ ऊंचे हैं, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा माउंटेन है कहाँ पर, मून के सरफेस पर। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब हम फुल मून वाले दिन, जब बिल्कुल साफ सुथरा आसमान होता है और चंद्रमा बिल्कुल चमकता दिखाई देता है, तो उस चमकदार चंद्रमा में भी कई सारे धब्बे नजर आते हैं। वो धब्बे धब्बे नहीं है, दरअसल वो डिप्रेस्ड पार्ट है जहां पर उन उभरे हुए हिस्सों की परछाई पड़ रही होती है। इसकी वजह से हमें चंद्रमा में थोड़े धब्बे नजर आते हैं। वो धब्बे नहीं है, वो डिप्रेस्ड पार्ट है एक्चुअली। ओके, तो some more phenomena which are associated with the motion of the moon and the earth are as follows। एक तो है फुल मून, जब चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। एक है न्यू मून, जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता है। एक होती है घटना सूर्य ग्रहण की, एक होती है घटना चंद्र ग्रहण की। इसको डिटेल में समझना चाहिए हमको, लेकिन हम इसको बाद की क्लासेस में समझ सकते हैं। फिर भी शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ वो ये कि when moon revolves round the earth it bound to come between sun and earth। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के लिए बाध्य है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है एग्जैक्टली तो उस कंडीशन में चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, यानी कि न्यू मून कहते हैं, क्योंकि लाइट उसके पीछे से पड़ रही होती है और सामने वाला चेहरा हमको उसको दिखाई नहीं देता। फुल मून वाली घटना तब होगी जब पृथ्वी किसके बीच में आ जाएगी, मून और सन के, एंड वी आर एबल टू सी द फुल फेस ऑफ द मून। सोलर एक्लिप्स की घटना तब होगी जब तीनों एक ही सीध में आ जाएंगे और चंद्रमा की परछाई कहां पड़ेगी, अर्थ के सरफेस पे, देन वी आर नॉट एबल टू सी द सन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोलर एक्लिप्स, और सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। सेम अप्लाइज टू द ल्यूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा ढक लिया जाएगा किससे, पृथ्वी के द्वारा, और पृथ्वी की परछाई कहां पे पड़ेगी, चंद्रमा पे, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, ल्यूनर एक्लिप्स। फिगर से इसके बाद के चैप्टर्स में हम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट, एनसीईआरटी की बुक्स में कई छोटे छोटे फैक्ट्स भी दिए गए हैं, वो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट हमने उसमें से उठाया भी है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, और ये घटना है 21 जुलाई सन 1969 की। ऑन 21 ऑन 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ यूएसए स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून।
हिस्टोरिकल डेट है, याद रखने वाली बात है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक अन्य प्रकार की सैटेलाइट होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये भेजी जाती है साइंटिस्ट के द्वारा टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड फॉर वेरियस अदर कम्युनिकेशन। इसी में एक एग्जांपल भी दिया गया है अभी बुक में, इसका नाम है इनसैट, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इन सब सैटेलाइट से कई सारे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकते हैं अर्थ पे। और जो मोबाइल, जिस चीज़ से मैं इस क्वेश्चन इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी इन सैटेलाइट की मदद से ही कर पा रहा हूँ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड देखेंगे क्या है, मैं आपको पिछले फिगर में ले चलता हूँ एक बार। ये देखिए, एस्टेरॉइड बेल्ट ये रही, जो किसके बीच में लाई करती है, मार्स और जुपिटर में। तो ये कोई ऐसी कोई यूनिफॉर्म बेल्ट नहीं है, ये छोटे 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 क्या हैं, आपको कण दिख रहे हैं, ये कण नहीं, बहुत विशाल चट्टाने हैं जो इस प्रकार से एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हैं और इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की बेल्ट नुमा चीज दिखाई पड़ती है, चट्टान से बनी हुई। ठीक है, अलग अलग छोटी बड़ी बहुत छोटी चट्टाने चक्कर काटती रहती हैं किसका, पृथ्वी का। और ये किसके बीच में लाई करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, so this is what we have, asteroid in our solar system, part of planets and satellites. Some small tiny bodies made up of rocks move around the sun. These bodies are called asteroid. और इससे पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, they found between Mars and Jupiter, asked earlier in UPSC। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आया था कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किन दो निम्नलिखित प्लैनेट्स के बीच में लाई करती है। तो ऑप्शन दिए गए थे वीनस मार्स, अर्थ मार्स, मार्स जुपिटर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मेंशन्ड इन योर बुक इज मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। उल्का पिंड का नाम सुना होगा आपने। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। ठीक है, जब ब्रह्मांड बन रहा था, ये समझ लीजिए जब मकान बनता है तो सभी कुछ नहीं लग जाता मकान में, कई चीजें टूटती फूटती भी हैं। दरवाजा बनाते समय कई लकड़ी काट के फेंक दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं मलबा। ठीक है, तो जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, सोलर सिस्टम बन रहा था, तो कई सारे ऐसे जो मलबे थे, जो पृथ्वी के बनने के दौरान, प्लैनेट्स के बनने के दौरान जो काम के नहीं थे, वो हट गए। लेकिन कहाँ रहे, जीरो ग्रेविटी में घूमते रहते हैं। तो दीज पीस ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड व्हाट, मेटेओराइट्स। कभी कभी क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं इतनी बड़ी बड़ी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाती हैं। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर भी मोशन में है अर्थ की ही तरह। याद रखने वाली बात है कि एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन जस्ट लाइक द अर्थ इज इन मोशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स us that when such rocky materials enters into the atmosphere of the earth, due to the friction they start burning। वो जल उठते हैं घर्षण की वजह से। यदि उनका आकार इतना बड़ा है कि पूरी तरीके से कभी कभी वो जल नहीं पाते और पहुंच जाते हैं कहां पर, पृथ्वी की सतह पर, और गिर जाते हैं और बहुत बड़े गड्ढे का भी निर्माण कर सकते हैं। भूकंप जैसी स्थिति भी आ सकती है, ऐसा हुआ भी होगा। डायनासोर जिस तरीके से वाइप आउट हुए थे, एक थ्योरी हमको ये भी बताती है कि मिट्योर्स के गिरने की ही वजह से हुए थे। इन उल्का पिंडों के गिरने की वजह से ही उनका सर्वनाश हुआ था। ठीक है, तो ये जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इफ आफ्टर इट मैनेजेस टू हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट बर्निंग, इट इज कॉल्ड मेटियोर। यदि वो पृथ्वी की सतह को स्ट्राइक कर देते हैं तब तो उनको मेटियोर कहा जाता है। यदि वो एटमॉस्फेयर में ही जल के उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब उसको कहा जाता है क्या, मेटियोराइट्स। ओके, उल्का पिंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंस का है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। सबसे पहले नजर उड़ाते हैं हम पहले वाले फिगर में। ये देखिए, इसमें आपको देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ पैरेलल सर्कल्स बनाए गए हैं। पोल में बनाया गया है ये। ठीक है, इसके नीचे बनाया गया है ऐसे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई सारे छल्ले आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो इक्वेटर एक ऐसी रेखा है जो अर्थ के मिडिल से गुजरती है, और यह संभवतः सबसे बड़ा सर्कल बनाएगी। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक फुटबॉल लीजिए, उसके बीचों बीच एक धागा बांधिए, उसकी लंबाई नापेंगे तो सबसे ज्यादा निकलेगी। धागे को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो लगातार उसकी लेंथ लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जब हम सबसे ऊपर पहुंचेंगे तो उसकी लेंथ सबसे क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लैटिट्यूड है, इसकी लंबाई इक्वेटर से नॉर्थ पोल या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाने में लगातार क्या होगी, घटेगी। तो इक्वेटर है क्या, इक्वेटर
एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमको ये हेल्प करती हैं बताने में कि अर्थ में उसकी स्थिति क्या है। एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम बता सकते हैं कि आप पृथ्वी के किस हिस्से पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस विच इज कॉल्ड व्हाट, लैटिट्यूड। ठीक है, तो ग्लोब इज शोन इन अ टिल्टेड मैनर। ठीक है, इससे पहले कि मैं इक्वेटर सॉरी लैटिट्यूड के बारे में और एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब के बारे में बता देता हूं। ये ग्लोब ही है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। इस केस में हमने लैटिट्यूड बना रखा है, इस केस में हमने सिर्फ लॉन्गिट्यूड बना रखा है, और इस केस में हमने दोनों को बना रखा है। तो पृथ्वी में जो कोऑर्डिनेशन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स है लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ग्लोब क्या चीज है। लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को अभी हम डिटेल में देखते हैं। ओके, तो ग्लोब इज शोन इन अ टिल्टेड मैनर एंड अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू इट एंड इट इज रोटेटेड थ्रू दिस निडल कॉल्ड द एक्सिस। आपने कार का पहिया देखा होगा, साइकिल का पहिया देखा होगा, साइकिल के पहिए के बीच में एक नीडल होती है और इसी के इर्द गिर्द पहिया क्या है, घूमता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सिस। तो इन केस ऑफ अर्थ वी हैव अ एक्सिस लाइक दिस, और एक पृथ्वी के बीच में से घुसा हुआ है। हालांकि ये इमेजनरी है, अर्थ के बीच में ऐसी कोई रॉड नहीं गई है जिसके चक्कर काट रही है। अर्थ तो अपने आप ही घूम रही है। वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको एक नीडल मान रखा है ताकि हम उसको एक्सिस मान सकें, ताकि हम उसको एक एक्सिस मान सकें। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है। सो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इट कैन बी रोटेटेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका यह है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, और वो दिशा है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, तो अर्थ घूमती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, और यही हमारी दिशा रहेगी। तो अब बात करते हैं किसकी, लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड्स आर द सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस which runs parallel to the surface of the earth. One such line, equator, passes through the middle of it and divide it into two equal part. तो मैं आपको फिर से वही वाला फिगर दिखाता हूँ जो इससे पहले बनाया था हमने। ये देखिए, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये जो आपको सबसे पहला वाला फिगर दिख रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, जो पहला फिगर दिख रहा है आपको, ये जो लाइन खींची गई है ये सारी की सारी क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर मैं आपके सामने एक 2 डायमेंशनल फिगर बनाऊं अर्थ की, और बीच में एक लाइन खींचूं, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेटर, और ये हो जाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स विच हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस, जिससे हम कई देशों को, कई शहरों को उसके अकॉर्डिंग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लैटिट्यूड अकेला ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन और देखनी है कि अर्थ में कोई शहर या कोई आइलैंड ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो इस ईस्ट और वेस्ट लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमें एक और इमेजिनरी लाइन का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। और वो ये रहा, लॉन्गिट्यूड रही है आपके पास, ये देखिए। तो दीज लाइंस आर लॉन्गिट्यूड। तो अगर मैं इसका 2 डायमेंशनल फिगर बनाऊँ आपके सामने, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये भी अर्थ के सरफेस में, सॉरी ग्लोब के सरफेस में रन करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बट स्टिल जस्ट लाइक द लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लॉन्गिट्यूड में भी कुछ रेखाएं हैं जिनकी एक खास इंपॉर्टेंस है। ओके, ये देखिए, तो इक्वेटर इन जैसे कि हम अगर फिर से इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर इन दिस रिगार्ड इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है ना। तो इक्वेटर इस लिहाज से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज अर्थ में कहाँ पर लोकेट है। क्या वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, क्या वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। ओके, तो इक्वेटर इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री पर है ये। ठीक है ना। तो इस रेखा ने क्या कर रखा है, अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांट रखा है। दिस पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, अर्जेंटीना सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो मैप रीडिंग के दौरान
आप अपने एटलस में देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। सो लैटिट्यूड आर व्हाट? लैटिट्यूड आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एंड कॉल्ड एज द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेजर्ड इन डिग्री। अब इसको डिग्री में कैसे मेजर किया जाता है, जिसके लिए मैं आपके सामने एक रफ फिगर बनाऊंगा और हो सकता है आपको उससे समझने में थोड़ी आसानी हो। देखिए कैसे। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक सीधी लाइन खींची यहाँ पे और एक मैंने छोटा सा कर्व भी बनाया यहाँ पे, ठीक है, और एक और मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से एक बड़ा कर्व। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये अर्थ का एक आधा हिस्सा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ ये, और इसको आगे बढ़ा देता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। और एक लाइन इसमें और खींचता हूँ, यहाँ आगे बढ़ा लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ कितना, 30 डिग्री। इसी प्रकार से ये 60 डिग्री मान लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, 60 डिग्री। रुकिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया, सॉरी इसके लिए। ओके, तो लेट अस इरेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। और मैं वापस लौटता हूँ उसी इस 3 फिगर्स में, जहां मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि मैं आखिर बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये मैंने एक सीधी लाइन खींची, ठीक है ना, और एक मैंने छोटा सा कर्व बना दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, एक और मैंने सेमी स्फेयर का कर्व बनाया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिग्री मेजर कहाँ से की जाती है। ये रहा सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, और एक सीधी लाइन में खींच देता हूँ, इसको मान लीजिए आप क्या, इसको मान लेते हैं हम इक्वेटर मान लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ पे खींची और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री। इसी तरीके से मैंने एक और लाइन खींची यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 45 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 डिग्री और इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, 75 डिग्री। अब ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ से, 30 डिग्री का एंगल ये है, 45 डिग्री का ये है, 65 डिग्री का ये है, 75 डिग्री का ये है और 90 डिग्री का ये है। तो इन दिस वे लैटिट्यूड की जो डिग्री है वो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे लगातार बढ़ती जाएगी। बट वन थिंग इज नीड टू बी रिमेंबर कि इक्वेटर की वैल्यू तो, सॉरी, लैटिट्यूड की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम हो जा रही है। तो दिस शुड बी कंसिडर्ड ऑलवेज। जब भी आप इस तरह की चीज़ों को मैप में देखेंगे, इस चीज़ का ख्याल जरूर रखिएगा कि उसकी जो लेंथ है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4, दैट इज it will measure 1/4 of the 360, that is 90 degree. ये बात आपको समझ में आ गई होगी। So in this way, North Pole lies at the 90 degree latitude and South Pole lies at 90 degree south latitude. तो लैटिट्यूड की ये इंपॉर्टेंस है। ओके, और ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, आपको एक्चुअली ये अर्थ में लाइन खींची हुई दिखाई नहीं देगी, ये सारा हमने अपनी सुविधा के लिए कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक है आर्कटिक सर्कल और एक है एंटार्क्टिक सर्कल। ये सब के सब किसी खास डिग्री पे स्थित हैं, जैसा कि अभी हमने फिगर बनाया था। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि हम लोग कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। ये रहा अर्थ, ये तो इक्वेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री एंड हाफ में है नॉर्थ में। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में है। ये है 66 डिग्री एंड हाफ अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, और ये रहा आपका क्या, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उन खास जगहों की जहां पर देख सकते हैं कि कहां पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है और कहां पर सनरेज स्लैंट पड़ती है। देखिए सर, पहली बात तो ये कि अर्थ का जो सरफेस है वो है पूरा पूरा कर्व, यानी कि स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सभी हिस्से में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी।
कहीं पर डायरेक्ट पड़ेगी और कहीं पर कैसी पड़ेगी, तिरछी। तो हम इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि जो अर्थ का जो मिडिल वाला पार्ट है, जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा है और इक्वेटर से साउथ की तरफ थोड़ा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने रखा है टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन का मतलब होता है वो इलाका जहाँ पर सनराइज डायरेक्ट पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है, गर्मी भी होती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टॉरिड जोन। ये है कि आपका टॉरिड जोन। इसी तरीके से टॉरिड जोन के हम नॉर्थ में जाएंगे और टॉरिड जोन से थोड़ा सा साउथ की तरफ जाएंगे, यहाँ पर हमको जो जोन मिलेगा अर्थ का, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यानी कि टेम्परेट जोन का मतलब ये है, इसको हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पर जाड़ों में बहुत जाड़ा पड़ेगा और गर्मियों में कुछ इलाकों में बहुत गर्मी भी पड़ेगी। तो दिस कॉल्ड बट टेम्परेट जोन। इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे हम फ्रिजिड जोन। अर्थात ये एक प्रकार सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और वो शब्द से पता चल जा रहा है हमको, फ्रिजिड का मतलब होता है कि टेम्परेचर का काफ़ी कम होना। ये वे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ भी पड़ी रहती है लगभग साल भर, सभी जगह नहीं, खास तौर पे पोल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अर्थ के हीट जोन्स भी हैं जो किसके अकॉर्डिंग बने हैं, अकॉर्डिंग टू द जो सनरेज पड़ रही है वो कितने डिग्री पर पड़ रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। नाउ अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं लॉन्गिट्यूड को। टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द प्लेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन इज रिक्वायर्ड अदर देन द लैटिट्यूड, और उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पैरेलल पैरेलल रेखाएं नहीं है इन सब की लेंथ एक जैसी होती है। मतलब इक्वेट सॉरी लैटिट्यूड के विपरीत लॉन्गिट्यूड की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन डिग्री क्या होती है, जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएं और वेस्ट की तरफ जाएं तो उसमें भी क्या होता है, लगातार डिग्रीज बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना काफ़ी ज़रूरी है। लैटिट्यूड के केस में तो हमने इक्वेटर को सेंट्रल पॉइंट मान लिया था, लॉन्गिट्यूड के केस में भी हमने एक सेंट्रल पॉइंट उठा के रखा है जिससे कि उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। और ये रखा है हमने जो ठीक गुजरता है इंग्लैंड के राजधानी लंदन के पास, और उसका नाम है ग्रीनविच। वहां से हमने एक रेखा सीधी खींची है, और इसलिए वहां से टाइम डिसाइड होता है पूरे वर्ल्ड का, इसलिए उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट आवर क्लॉक। हम अपनी घड़ी में जो टाइम सेट करते हैं पूरे वर्ल्ड का, वो इसी को रेफरेंस पॉइंट लेकर लेकर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड वी कैन फाउंड द लोकल टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। अनलाइक लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ता है, और आप यहीं बैठे बैठे बता सकते हैं कि अमेरिका के किसी शहर में कितने बज रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के शहर में कितने बज रहे होंगे। आप ये सारी गणना कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड के सहारे। देखते हैं कैसे। प्राइम मेरिडियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज पासेस थ्रू अ ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। इट वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 1 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। इट डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जिस तरीके से इक्वेटर ने अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांट रखा है, नॉर्दर्न और सदर्न में, इसी प्रकार से इस मेरिडियन ने भी अर्थ को दो इक्वल स्फीयर में बांट रखा है, ईस्ट और वेस्ट में, और ये सहायता करेगा हमारी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड से के सहारे हम किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो देश ईस्ट में स्थित हैं वहां पर सूरज पहले उगेगा। इट मीन्स द सनराइज टेक प्लेस अर्लियर दोज कंट्रीज विच लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्फीयर, दैट इज अर्थ, ठीक है। सो अर्थ को पूरा रोटेट होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। और 24 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 360 डिग्री। कितना घूमती है, 360 डिग्री, और इसका आधा होता है 180 डिग्री। ओके, तो ये काम हो रहा है कितनी देर में, 24 घंटे में। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूड की नंबर्स पता है तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो आप छोटी सी एक बात सुन लीजिए। इंडिया में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ और सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 बजे, या मान लीजिए कि टाइम हो रहा है 4:30 बजे। लेकिन क्या दुनिया के सभी देशों में इतने ही बज रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कौन से देश में कितना समय बज रहा है, कितना समय हो रहा है, ये डिसाइड करता है क्या कि वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम क्या है और किस तरीके से हमने उसको एडजस्ट कर रखा है, किसके रेफरेंस में, प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में। ठीक है, जैसे इंग्लैंड और इंडिया के बीच के जो समय का जो अंतर है वो है 5.5 घंटे। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। मैं आपके सामने 3 लाइन खींचने जा रहा हूँ। एक तो खींची मैंने ये प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पर है, एक मैं खींचने जा रहा हूँ 182 डिग्री 5। वाई 182.5? क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये इंडिया के ठीक बीचों बीच से गुजरा है, और आप इसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमने स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का कहाँ से लिया है, उस उस लॉन्गिट्यूड से जो कहाँ से पास होता है, 82.5 डिग्री से। ठीक है, 182 नहीं है ये है 82.5 डिग्री। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टाइम। 5.5 घंटे का अंतर है ना इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, देखते हैं कैसे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए, 82.5 हो गए। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 4 से। टोटल कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 60 से। 60 से डिवाइड क्यों करूंगा, क्योंकि 60 मिनट्स का एक क्या होता है, 1 घंटा होता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आएगा कितना, 5.5। ठीक है, लेकिन ये 0.5 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुनते रहिएगा। 0.5 क्या आधे घंटे हैं, जी नहीं। जो भी कैलकुलेट करने के बाद 60 से डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60 से। ठीक है, जिससे एग्जैक्टली आपका टाइम निकल जाए कि कितने मिनट की दूरी पर या कितना मिनट का अंतर उसमें आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 30.0, यानी कि 30 मिनट्स। इस लिहाज से हमने क्या कर लिया, कितना आ गया है, 5 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है, कैसा रहा, आपको बात समझ में आई कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कितने समय का अंतर है, 5.5 घंटे का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको किसी भी आइलैंड की सिचुएशन पता है लॉन्गिट्यूड वाइज, ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो हम आसानी से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने बज रहे होंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अननोन आइलैंड है और वो है आपका 75 डिग्री वेस्ट में, और बताना है आपको कि अगर इंडिया में इस समय अगर सुबह के 4:30 बज रहे हैं या शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो उस आइलैंड में कितने बज रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए, 82.5 तो ये हो गया ईस्ट की तरफ, और 75 कहाँ पर हो गया, वेस्ट की तरफ। तो 82.5 प्लस 75, ये कितना हो जाएगा आपका, 0.5 यहाँ आ गया, 7, और 8 और 7 कितना हो गया, 157। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा पॉइंट के बाद की वैल्यू को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितना भी निकल के आएगा, जितना भी आवर आएगा, आपको सुई की घड़ी को क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। पीछे इसलिए क्योंकि जो वेस्ट वाले कंट्रीज हैं या वेस्ट वाले आइलैंड हैं वो ईस्ट वाले कंट्री से क्या होते हैं, पीछे होते हैं। सो मेक श्योर कि कैलकुलेट करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। ईस्ट के केस में हम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड को ज़्यादा वाले से कम को घटा देंगे, और वेस्ट वाले केस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आने वाली क्लासेस में हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। फाइन, अब इसी तरह हम देख लेते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। क्यों, क्योंकि एक साथ ना तो अर्थ पर उजाला होता है और ना ही एक साथ अर्थ में अंधेरा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, we can take two far east and west point of India located at different longitude, and we can easily trace the technical difference of time in both these places, but the time of both these places are same. Why? इन दोनों ही जगहों पर टाइम सेम है क्योंकि इंडिया का एक ही टाइम है। इंडिया को हमने एक ही टाइम जोन पे रखा है। भले ही वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, दोनों का समय एक ही हो रहा होगा। भले ही अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा हो और गुजरात वाले इलाके में पूरी अंधेरी रात हो, लेकिन समय हमारा हमारा एक ही दिखा रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ से समझ लीजिए आप इसको। जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, ये, और मैंने इसको क्या बना दिया, ये बना दिया आपका अरुणाचल प्रदेश बना दिया। तो अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरने वाली जो लॉन्गिट्यूड होगी वो लगभग कितने डिग्री पर है, 98 डिग्री पर ईस्ट में है। और जो गुजरात वाला है वो है लगभग 68 डिग्री पर ईस्ट में है।
तो आप देख सकते हैं ना कि दोनों के डिफरेंस में कितना आ रहा है, 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो अगर मैं इसको टेक्निकली मल्टीप्लाई करूँ, 30 इंटू 4 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि इस हिसाब से इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि 120 मिनट है ये। तो 2 घंटे का अंतर होने के बावजूद भी घड़ी में टाइम क्या दिखा रहा है, सुबह के 5 बज रहे होंगे, तो वहाँ भी 5 बज रहे होंगे, और गुजरात में भी कितने बज रहे होंगे, 5 ही बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है। तो इंडिया को क्या 2 टाइम जोन में रखा जाना चाहिए या नहीं, इस पर भी बहस अभी जारी है। तो इस सुविधा से निपटने के लिए, या इस दुविधा से निपटने के लिए सॉरी, कई देश जिनका जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा है, उसको कई सारे टाइम जोन में रखा जाता है, जस्ट टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन। कि रशिया जिसका एक्सपेंशन इतना अधिक है ईस्ट टू वेस्ट से लेकर, कि हम एक ही टाइम जोन पे उसको रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? तो इंडिया का टाइम जोन क्या है, सिर्फ एक ही है, और जो रखा गया है कहाँ पर, 82.5, जो कि मिर्जापुर के पास से गुजरती है। ठीक है ना? तो इस वजह से टाइम जोन बांटे जाते हैं। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। ठीक है, और हर टाइम जोन का कितना घंटा होता है, एक। ईच टाइम जोन कवर्स 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, जाहिर सी बात है। सो इन दिस रिगार्ड, इफ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू एनी कंट्री विल डिसाइड द नंबर ऑफ टाइम इन दैट कंट्री। वेरी गुड। ठीक है ना? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी लॉन्गिट्यूड पास होंगे उस कंट्री से, वो तय करेगा कि उसके टाइम जोन कितने होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया का देखो, रशिया का जो नक्शा है, मैं आपको रफ बना के दिखाता हूँ इसका। अगर मैं इसको रशिया मान लूँ, इस फिगर को रशिया मान लेता हूँ, तो देखिए इसमें से कई सारे लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं। ठीक है ना? कई सारे लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं इसमें से। तो रशिया की गवर्नमेंट को करना ही पड़ा होगा क्या, इसको कई सारे टाइम जोन में इसको बांटना पड़ा होगा। लगभग इसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम है, किसमें, रशिया में। इंडिया इतना बड़ा देश नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही टाइम जोन से काम चल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 3-4 टाइम जोन होंगे। ठीक है, तो ये इससे पता चल जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच चल रहा है आजकल, सिडनी में या मेलबर्न में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम सुबह का 10:30 का है, तो यहाँ पर जो मैच आएगा वो सुबह कितने बजे आएगा, 5:30 बजे आएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ईस्ट में है। तो इंडिया के ईस्ट में होने की वजह से सूरज पहले उग गया होगा वहाँ पर, और वहाँ पर 10-11 पहले बज चुके होंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड चैप्टर में, जिसका बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये है मोशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों, अर्थ के दो मोशन है, देख लीजिए। एक को कहते हैं रोटेशन और एक को कहते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पर, रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों ओर। ये जो रिवॉल्यूशन है, ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन में नहीं होता है, ये होता है इलिप्टिकल मैनर में। ठीक है ना? और सन को हमने इसमें रेफरेंस मान रखा है कि सन के चारों तरफ ये क्या कर रही है, घूम रही है। देखिए, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट। ठीक है ना? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। इस फिगर से आपको समझ में आएगा कि ये बात क्या है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है, और यहाँ पर अर्थ झुकी हुई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 66 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, तो अर्थ इस प्रकार से झुकी हुई है, और ये जो पोलर एंगल इसका निकल के आता है वो कितना आता है, 23 डिग्री एंड हाफ। ओके, सो अर्थ की जो ये इंक्लिनेशन है, ये हमेशा उतनी ही रहेगी, चाहे अर्थ की पोजीशन कहीं भी रहे। ठीक है, अगले फिगर में आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये है, देखिए आप, इसमें अर्थ की 4 पोर्शन दिखाई गई हैं, लेकिन चारों में अर्थ को इसी तरीके से झुका हुआ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो दिस फैक्ट एक्सप्लेन्स अस कि हम अर्थ के लॉन्गिट्यूड, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग समय में सन की जो रेस पड़ती हैं, वो या तो डायरेक्ट पड़ती हैं, या अकॉर्डिंग टू द सीजन ये स्लैंट होती रहती हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हमारा आधार है कि कैसे सीजन लगातार बदलते हैं। गर्मी, जाड़े यानी कि विंटर्स, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, और शरद ऋतु यानी कि ऑटम्स, इसी आधार पे होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि रोटेशन कॉजेज चेंज इन डे एंड नाइट विच हैपन्स इन एवरी 24 आवर, और रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन, जो कि हर 4 महीने में क्या होता है, हर 3 महीने में क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है ना? तो इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और वो है
सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए, अर्थ का जो सरफेस है वो है पूरा स्फेरिकल। तो ये बात जान लीजिए कि अर्थ के हर सरफेस पर डायरेक्ट सनरेज हर जगह नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पड़ेगी तिरछी और यहाँ पर पड़ेगी कैसी, डायरेक्ट। ठीक है, जितना जितना हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, लगातार सनराइज कैसी पड़ेगी, तिरछी होती चली जाएगी। और जितनी अधिक तिरछी होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। ठीक है ना। सो ओनली हाफ ऑफ, जैसे कि अर्थ के एक हिस्से में तो अंधेरा रहता है और एक हिस्से में क्या रहता है, हमेशा उजाला रहता है। ठीक है, तो वो जो रेखा है जो उजाले को अंधेरे से बांट देती है, उसी को हम कहते हैं क्या, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन, अर्थ का वो हिस्सा जो सन की तरफ है वहां पर तो डे होगी, और अर्थ का वो हिस्सा जो उसके ऑपोजिट साइड है वहां पर क्या होगी, रात होगी। तो दिस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज सेपरेट्स व्हाट, द डे एंड नाइट। एनसीईआरटी की बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट करना ही बंद कर दे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। एक फेज में तो लगातार धूप आती रहेगी और एक फेज में लगातार क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। इससे होगा क्या, इससे बड़े ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जहां पर फेस कर रखा है सन को वहां पर गर्मी ही गर्मी हो जाएगी, और जहां पर नाइट है वहां पर सिर्फ ठंड ठंड हो जाएगी। तो लाइफ इज सपोज टू बी नॉट दैट मच पॉसिबल ऑन द अर्थ, और एक्सट्रीम कंडीशंस हमको देखने को मिल सकती हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए ठीक भी नहीं है। और लाइफ को इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। हालांकि ऐसा होने वाला है नहीं। क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से और भी आते हैं कि अर्थ जिस स्पीड से रोटेट कर रही है अगर उसकी दुगनी रफ्तार से घूमने लग जाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि दिन 12 घंटे, क्या नाम है, ये दिन जो है 24 घंटे का है वो 12 घंटे का हो जाएगा, 6-6 घंटे का रहेगी रात और दिन। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर उसकी स्पीड में कोई अंतर आता है तो। हालांकि ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये जो अभी फिगर हमने डिस्कस किया उसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमको देखने को मिलती है कि ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट कॉजेज व्हाट, चेंज इन सीजन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, 365 दिनों का क्या होता है, एक साल होता है। एग्जैक्टली कितना होता है, 365.5 डेज। लेकिन उस आधे दिन का हमने कोई हिसाब रखा नहीं है, इसलिए हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर रखा है, 4 साल में एक बार एक दिन को जोड़ देते हैं ताकि हिसाब किताब सारा बराबर हो जाए। तो दिस एडिशनल डे मेक्स द ईयर द लीप ईयर, और ये 4 साल में एक बार आता है। और लीप ईयर वो होता है जो 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, जो 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ओके, सो 2021 इज नॉट सपोज टू बी अ लीप ईयर। ओके, याद रखने वाली बात है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कई बार आता भी है लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है। ठीक है ना। अब देखते हैं ये, while revolving around the sun the earth is inclined in same direction। पृथ्वी हमेशा एक ही अक्ष में झुकी रहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और इसी से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं। एक का नाम है समर सॉलिस्टिस, एक का नाम क्या है, समर सॉलिस्टिस। एक का नाम है विंटर सॉलिस्टिस, एक का नाम है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और एक का नाम है क्या, ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। समर सॉलिस्टिस तब होगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ेगी, और ये होता है 21 जून को, दैट इज समर सॉलिस्टिस। ठीक है, तो इंडिया में गर्मियाँ कब होती हैं, मई जून जुलाई के आसपास होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सन की जो रेज हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो इन 3 ट्रॉपिक्स के बीच में क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हैं, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन का डायरेक्ट होना बस इसी 3 जोन के बीच में चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड बीच में क्या, इक्वेटर। और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टॉरिड जोन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो विंटर सोल्स्टिस इसी प्रकार से 21 जून के बाद सितंबर के महीने में सन रेज कहाँ पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर पे। और उस दिन इक्वेटर पर दिन और रात की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सॉरी, इनफैक्ट दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी उस दिन। इसी प्रकार सितंबर के बाद दिसंबर में, पिछले महीने 22 दिसंबर को सनराइज डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, विच मेक्स द लेंथ ऑफ द डे लॉन्गेस्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर।
ठीक है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है और फिर 21 मार्च को फिर से सनराइज कहाँ पड़ती है? डायरेक्ट इक्वेटर पे। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर को 2 बार मौका मिल रहा है क्या करने का? सनराइज डायरेक्ट रिसीव करने का, विच मेक्स द इक्वेटर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। और उसको क्लाइमेट की भाषा में अगर हम बात करें तो उसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। यहाँ तक कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं उसको, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक वर्षा भी होती है, क्योंकि रेट ऑफ इवापोराइजेशन भी काफ़ी क्या है वहाँ पर? ज़्यादा है। तो हमने देखा कि रिवॉल्यूशन की वजह से ये सारी फिनोमिना देखने को मिलती हैं अलग अलग समय में। समर सॉल्स्टिस को कहते हैं हिंदी में ग्रीष्म ग्रीष्म अयनांत, विंटर सॉल्स्टिस को कहते हैं शीत अयनांत, स्प्रिंग इक्विनोक्स को कहते हैं विषुव, और ऑटम को कहते हैं क्या? शरद विषुव कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं, और इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज़ के लिए? हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को हो सके तो 1-2 बार देखेगा और ट्रैक करेगा इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में भी, और अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट्स इसमें ऐड करिए, और अपनी नॉलेज को जितना हो सकता है बढ़ाइए, कमेंट करिए, और हो सके तो अगले, आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस पुट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको अगले सेशन में या अगले लेक्चर में इस चीज़ का आंसर कर सकें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक द एनसीईआरटी वेरी सीरियसली। ये बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड करती है सीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, टेक केयर।